जैसे ख़वातीन के अंदर ब्रेस्ट कैंसर इज़ वेरी प्रेवलेंट। प्रोस्टेट कैंसर हो जाने के बाद उसकी मोर्टालिटी दुनिया में हाईएस्ट। आपकी रिपोर्ट्स आई और आपको डॉक्टर ने बताया, तो उस वक्त आपका क्या रद्द-ए-अमल था? शौक से तो लगा। डॉक्टर महमूद के केस में कोई और भी कॉम्प्लिकेशंस थी, मतलब इनको कोई और भी सेहत के मसाइल थे? तो मैंने डॉक्टर साहब को साफ साफ बताया कि ये बहुत क्यूरेटिव डिजीज़ है और इसका इलाज सहल है। तो उसको मेंटली मैंने कैसे एक्सेप्ट करना है, ये एक बहुत बड़ा इशू था। चाहे माइल्ड भी कैंसर हो, कोई भी बीमारी हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साइमा जब्बार और आपको वेलकम कहते हैं शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के इस प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सेहत के एक ऐसे मसले के ऊपर जो कि मर्दों की सेहत को मुतासिर करता है। ये वो बीमारी है जिसको प्रोस्टेट कैंसर कहा जाता है। प्रोस्टेट कैंसर पर बात करने के लिए आज हमने इनवाइट किया है अपने दो ख़ास गेस्ट को। एक तो हैं डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक, जो कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, और हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर महमूद जमाल, जो कि पीडियाट्रिशन हैं और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में डायरेक्टर भी रह चुके हैं। और अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि कुछ अर्सा पहले ही प्रोस्टेट कैंसर को शिकस्त देकर माशाल्लाह एक सेहतमंद ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आज हम उनसे उनकी इस जर्नी के बारे में बात करेंगे, उनसे भी और उनके डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक से भी। तो चलिए बातचीत का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? थैंक यू। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने वक्त निकाला और इतने अहम मौजू के ऊपर बात करने के लिए तशरीफ़ लाए। डॉक्टर फ़ारूक, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि प्रोस्टेट कैंसर की वो कौन सी अर्ली अलामात हैं जिनको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए? जी, थैंक यू वेरी मच साइमा, पहले तो बुलाने के लिए। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे ख़वातीन के अंदर ब्रेस्ट कैंसर इज़ वेरी प्रेवलेंट। तो जैसे जैसे मर्दों की उम्र बढ़ रही है, ख़ास तौर से 55 साल से ऊपर, तो प्रोस्टेटिक कैंसर का इंसिडेंस और प्रोस्टेट कैंसर हो जाने के बाद उसकी मोर्टालिटी दुनिया में हाईएस्ट कंसिडर की जाती है। लेकिन पाकिस्तान में बिलअमूम ज़्यादा पिंक मंथ मनाया जाता है और प्रोस्टेटिक कैंसर के ऊपर उतना फोकस नहीं है कंपैरेटिव टू ब्रेस्ट कैंसर। क्योंकि हम शिफा इंटरनेशनल में काम करते हैं, यहाँ फुल फ्लेज्ड यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे प्राइमरी प्रिवेंशन और सेकेंडरी प्रिवेंशन पे काम होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एनीबडी जिसको यूरिन के साइन सिम्टम्स हों, पेशाब का बार बार आना, रात को उठ के पेशाब करना, पेशाब की जो धार है उसमें तब्दीली आना, खुदा न खास्ता पेशाब के अंदर खून का आना, ये वो इलामात हैं जो प्रोस्टेटिक कैंसर जब हो जाता है तो फिर आती हैं। इस तरह की मिलती जुलती खसूसियात जो हैं वो ब्लैडर स्टोन्स के साथ या पथरी के साथ या इन्फेक्शन के साथ भी आ सकती हैं। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया जो एक बिनाइन कंडीशन है उसमें भी आ सकती हैं। लेकिन बिलअमूम अगर ये तकालीफ हो जाएं, साथ में वज़न का भी कम होना, तो ये तो फिर एडवांस कैंसर को शो करती हैं। प्रोस्टेट कैंसर जो है बाय वर्च्यू ये बहुत स्क्रीनेबल कैंसर है। तो 55 साल की उम्र के जितने मर्द हैं उनको अपना बेसलाइन डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन यूरोलॉजी कंसल्ट के साथ या ऑन्कोलॉजी कंसल्ट के साथ और बेसलाइन पीएसए कराना होता है। तो एक प्रिवेंटेबल डिज़ीज़ है, क्योंकि उसकी स्क्रीनिंग उस तरह से हमने पाकिस्तान में ज़्यादा उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी, तो इसलिए वो थोड़ा सा लैग करता है और अभी भी हमें स्टेज 4 के मरीज़ मिलते हैं। तो ये बहुत अच्छा मीडियम है आवाम से गुफ्तगू करने का कि हम इसको भी उसी तरह शिकस्त दे सकते हैं जल्दी पिक करके। तो क्योंकि हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, यूरोलॉजी हो या ऑन्कोलॉजी, तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ऐसे मरीज़ मिलते हैं जो यहीं पे डायग्नोज होते हैं, आइदर पीएसए पे स्क्रीन होके या फिर इब्तदाई अपनी स्टेजेस पे, जहाँ क्योर रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बात की स्क्रीनिंग की, तो हम आपसे बाद में सवाल ये करेंगे कि किसको स्क्रीनिंग करवानी चाहिए और किसके रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। अभी हम बात करते हैं डॉक्टर महमूद साहब से। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आपको कौन सी स्टेज पर एहसास हुआ कि आपको डॉक्टर को मिलना चाहिए और कोई इस तरह की अलामात हैं, आपने इसको किस तरह से फेस किया? हाँ, देखें, जैसे डॉक्टर साहब ने जिक्र किया ना इसकी अलामात का, ख़ास तौर पे 55 साल की एज के बाद, मैं यहाँ पे एडमिट भी करूँगा कि मुझे भी कोई बहुत ज़्यादा वैसे उस वक़्त इल्म नहीं था, वैसे इवन डॉक्टर होने के बावजूद भी। तो ये मुझे जो अलामत बताई हैं, पेनफुल मिक्चुरेशन भी थी, बार-बार अपने ना
फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा थी। तो और ये इसके साथ अपने ना और छोटे छोटे प्रॉब्लम थे। तो उसके लिए मैं हालांकि पिछले कुछ 6-8 महीने से ये मसला चल रहा था, लेकिन ऐसे जस्ट केयर फ्री स्टाइल जैसे होता है ना कि अच्छा ये शायद प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ गया होगा, इतना मुझे पता था। कैंसर के बारे में सोचा ही नहीं था कि शायद कैंसर भी हो सकता है। तो ये 6-8 महीने से चल रहा था। और एक इससे ऊपर गलती मैंने ये की कि ये मेरा 2020 में डिटेक्ट हुआ था, और 2016 में, 15-16 में, 14 में भी मैंने PSA करवाया, और 17, 18, 19 में मैंने नहीं करवाया। हालांकि बाकी मैंने टेस्ट में करवाता रहता था, लेकिन नहीं कर पाया, इग्नोर हो गया। और 20 में जब ये कंप्लेंट स्टार्ट हुई और 20 में जब PSA टेस्ट करवाया तो ज़्यादा जब आया, तो उससे फिर मुझे राम ये हो कि ये वाकई तो सीरियस बात है। तो मुझे 6-8 महीने पहले ये लगे ये। राइट। अच्छा डॉक्टर फ़ारूक, आप जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि इन्होंने काफ़ी देर से स्क्रीनिंग करवाई जिससे कंफर्म हुआ, तो आप क्या कहेंगे ये PSA क्या होता है और ये कब करवाना चाहिए? और ख़ासतौर पे डॉक्टर महमूद के बारे में आप बताइएगा कि इनका कितना लेट डायग्नोस हुआ और किस तरीके से डायग्नोस हुआ? डॉक्टर साहब का जो PSA है उस पे तो कान खड़े हुए, फिर बायोप्सी हुई और फिर वर्कअप सारा कंप्लीट किया गया। और इनका हाई रिस्क ट्यूमर था, तो इस वजह से इनका ट्रीटमेंट, जितनी रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन बढ़ती है, जितना PSA ज़्यादा होता है, जितना स्टेज ज़्यादा होती है, उतना लंबा ट्रीटमेंट होता है। तो डॉक्टर साहब, अगर हमें सही याद हो तो आपका ट्रीटमेंट 3 साल तक चलता रहा। जी जी। और डॉक्टर साहब ये बताना भूल गए कि अभी ये प्रोस्टेट CA का इलाज, अभी रेडिएशन शुरू नहीं हुई थी तो इनको थायराइड का कैंसर भी आने में डायग्नोज अगले हुआ था। स्टेप है। जी, और वो थायराइड का कैंसर भी इन्होंने सर्जरी करा के, ना सिर्फ प्रोस्टेट बल्कि थायराइड कैंसर को भी इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह शिकस्त दी है। दोनों इनके कंट्रोल में है, अल्लाह ताला का बहुत फजल है। तो PSA वो रतूबत है या केमिकल है जिसे हम अपनी ऑन्कोलॉजिकल लैंग्वेज में ट्यूमर मार्कर बोलते हैं, और ये तब बढ़ता है जब प्रोस्टेट के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी आए। तो आम तौर पे प्रोस्टेट का जो बढ़ती उम्र के साथ PSA का बढ़ना कोई गैर मामूली चीज़ नहीं है। बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया, यूरिन की इन्फेक्शंस, प्रोस्टेट के अंदर इन्फेक्शन हो जाए जिसे हम प्रोस्टेटाइटिस बोलते हैं, या प्रोस्टैटिक स्टोन्स या प्रोस्टैटिक मैनिपुलेशन पे भी ये बढ़ता है। लेकिन जो स्क्रीनिंग का प्रिंसिपल है वो यही है कि अगर आपकी फैमिली में BRCA1 जीन, एक तो हम उसका बहुत जिक्र ब्रेस्ट कैंसर में सुनते हैं, अगर आपकी फैमिली में BRCA पॉजिटिव डिज़ीज़ मौजूद है, ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर हो या ओवरियन कैंसर हो या ट्यूबल कैंसर हो, और मर्दों में इसका इंसिडेंस 1% है, लेकिन अगर BRCA पॉजिटिव है तो फिर आपका रिस्क खुद ब खुद बढ़ जाता है और वो कैंसर फिर अर्ली एज में आते हैं। तो इसलिए उसमें PSA करने की एज जो है वो 45 या उससे कम होती है। लेकिन जनरल पॉपुलेशन जिनसे हम इस वक्त मुखातिब हैं, उनका PSA जो है वो 55 ईयर्स की एज पे किया जाता है। इसके ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ भी हैं कि अननेसेसरी ट्रीटमेंट आप ना करें। इसलिए अब बहुत सारे ऐसी रिकमेंडेशंस हैं कि 70 साल से जब उम्र ज़्यादा हो जाए तो PSA को करने के ऊपर लोग एतराज़ भी करते हैं, क्योंकि ये फॉल्स पॉजिटिव भी आता है। लेकिन ये एक अच्छा मार्कर है डिज़ीज़ को अर्ली पिक करने के लिए, इसको फॉलो करने के लिए। जैसे डॉक्टर साहब का PSA अब 0.0 समथिंग है, तो ये मुझे ये बताता रहता है कि मुझे अननेसेसरी स्टेजिंग नहीं करनी या इमेजिंग नहीं करनी, तो आप रेडिएशन से मरीज़ को खामखाई बचा सकते हैं। तो ये ना सिर्फ रिस्पांस एवेल्यूएशन का मार्कर है, जब ये बढ़ता है तो हमें पता चलता है कि डिज़ीज़ वापस आ रही है। अच्छा डॉक्टर महमूद, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि जब आपको पता चला कि आपकी रिपोर्ट्स आई और आपको डॉक्टर ने बताया, तो उस वक्त आपका क्या रद्द-ए-अमल था और आपने कैसा महसूस किया और कैसे, कितनी हिम्मत, कैसे हिम्मत पैदा की कि आप इसको फेस कर सकें? जब मुझे PSA का रिज़ल्ट मिला तो उस वक्त मुझे थोड़ा सा शौक सा तो लगा। तो मैंने नेक्स्ट डे यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया। उसने मेरा डिजिटल एग्जामिनेशन किया और उससे उसने बता दिया कि ये हार्ड नोडुलर है और कैंसर है। तो उसने मुझे शिफा में रेफ़र कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे बायोप्सी करवाई, यहीं के डॉक्टर वकास थे, तो यूरोलॉजिस्ट हैं। तो वो बायोप्सी करवाई, MRI वगैरह भी करवाया। उसमें सारी जब बायोप्सी हो गई, सारा क्लियर हो गया डायग्नोसिस कौन सी स्टेज पे है। तो फिर मुझे फिर मैंने 5 यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया, चूँकि मैं खुद डॉक्टर था, मैं पढ़ता भी था खुद। तो अब उसमें फिर मैंने 5 यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया। मेरे कोलीग्स भी थे, नॉन कोलीग्स भी थे।
तो फिर उसमें से मेजॉरिटी बल्कि 4 ने मुझे कहा कि जी आप रेडियो, क्योंकि मुझे और भी मेरे हेल्थ के इशू थे, मेरा हार्ट का भी इशू साथ साथ चल रहा जी, था, अच्छा। तो कोमॉर्बिडिटीज देखते हुए, और उस वक्त वो कोविड का पीरियड भी था 2020 में। जी, जी। तो नॉर्मली तो ऐसे होता है, मैं वैसे पहले कुछ मेरे इशू थे तो मैं बाहर चल जाता था, तो उस वक्त कोविड की वजह से भी ट्रैवल नहीं कर तो सकते। ट्रैवल की रिस्ट्रिक्शन थी, फ्लाइट्स बंद थी, तो फिर मैंने रेडियोथेरेपी का, जब उन्होंने अपने ना कंसेंसस ने कहा कि जी रेडियोथेरेपी, और बाहर से भी मैं कंसल्ट किया, तो फिर मैंने डॉक्टर फ़ारूक से रब्ता किया। वो मेरी इधर सिस्टर ही काम करती है, तो फिर हम इकट्ठे ही डॉक्टर साहब को जाके मिले, और इन्होंने सबसे पहले ही बल्कि बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी तरह हौसला, इसमें कोई शक नहीं, बल्कि ना सिर्फ पहले विज़िट पे बल्कि हर विज़िट पे जो एक एनकरेजिंग जुमले हैं ना इनके, जो ओके आपका ऑन्कोलॉजिस्ट शायद बहुत अच्छा है, इसका मतलब कि आपका इलाज ठीक हो रहा है। जी, सही। तो उससे काफ़ी ज़्यादा हौसला मिला मुझे। जी, जी, जी। फिर उन्हें अपनी पर्सनल फैमिली की एग्जांपल दी कि उनको भी ये इशू है। जब वो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हुई तो उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, प्लान सारा बता दिया मुझे, और जब इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में मुझे थायराइड का भी निकला है स्कैन, जैसे डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, तो उनका ये ट्रीटमेंट हम स्टार्ट कर देते हैं, जो ड्रग्स होती हैं, तो रेडियोथेरेपी आपकी बाद में करेंगे, पहले ये थायराइड की सर्जरी करवा लें। फिर मैंने थायराइड की सर्जरी करवाई, 4-6 हफ्ते मुझे वो उसमें लग गए, तो उसके बाद अच्छा, मैं, इसमें ट्रीटमेंट प्लान जो है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंस हाँ जी। वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। डॉक्टर साहब का ट्रीटमेंट प्लान जो है वो किस तरीके से आपने बनाया और किस तरह से इनसे डिस्कस किया? हर मरीज़ जो प्रोस्टेट XCA के साथ आता है उसकी डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन यूजुअली, क्योंकि वो प्रेजेंट हमारे यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में हमारे कॉलीग्स के साथ करते हैं, तो वहीं पे PSA होता है। अगर PSA उस लिमिट में आ जाए उनकी एज से मुताबिकत रखते हुए, या सीरियली बढ़ रहा हो और DRE पे उन्हें कोई शक हो कि इसमें नोड्यूल फील होता है, तो वो इन तमाम मरीज़ों को ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड गाइडेड टुकड़ा लिया जाता है, सो ट्रांस गाइडेड बायोप्सी कहते हैं। उस पर ग्लीजन स्कोरिंग होती है। उससे पहले MRI पेल्विस किया जाता है। तो अगर हम इसको सीक्वेंस करें तो DRE, PSA, MRI और फिर बायोप्सी, ये 4 चीज़ों से मरीज़ की हम रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं, लो रिस्क या अल्ट्रा लो रिस्क या इंटरमीडिएट रिस्क। फिर इंटरमीडिएट के भी आगे डिविजन्स होती हैं, हाई रिस्क और वेरी हाई रिस्क। तो इस स्ट्रेटिफिकेशन के ऊपर हम ये डिटरमिन करते हैं कि मरीज़ को कितना ट्रीटमेंट देना है। आइदर वो सर्जरी की तरफ जाएगा, खाली रेडिएशन की तरफ जाएगा, रेडिएशन एक्सटर्नल बीम और ब्रेकीथेरेपी होगी, या उसके साथ हमें कोई हार्मोनल मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो कैंसर है ये मेल हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन से प्रोलिफरेट करता है, तो इसमें मर्दाना हार्मोन को आपको ज़ीरो के करीब लेके आना होता है। इसलिए इस ट्रीटमेंट को, जो हार्मोनल पार्ट है, उसको एंड्रोजन डेप्रिवेशन थेरेपी बोलते हैं। तो डॉक्टर साहब के केस में तो हमें ये 3 साल के लिए करनी पड़ी थी, क्योंकि इनकी जो डिज़ीज़ थी वो हाई रिस्क में आती थी, और इन्होंने बड़ी अच्छी उसको टॉलरेट किया। रेडिएशन हमने इनको तकरीबन 40 डेज़ के लिए लगाई थी, जो कि हफ्ते में 5 दिन 5 मिनट के लिए लगती है, और एक ख़ास तरीके से पहले गोल्ड सीड्स डाले जाते हैं प्रोस्टेट के अंदर, और फिर उन गोल्ड सीड्स की मदद से डेली चेक फिल्म्स होती हैं कि हमारी जो बीम है वो सही जगह पे डायरेक्टेड है या नहीं। इस प्रोसेस को हम इमेज गाइडेड रेडियोथेरेपी बोलते हैं, और ये पाकिस्तान में एक सेंटर है शिफा इंटरनेशनल, जहाँ पे ये पिछले 10 साल से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे जिद्दत जो है वो ये है कि VMAT आई है, जो हमारे कॉलीग्स दूसरे सेंटर्स में कर रहे हैं, वो भी इमेज गाइडेड रेडियोथेरेपी है, लेकिन उसके अंदर कोन बीम CT जो मशीन के अंदर ही लगा हुआ होता है, उसके ज़रिए प्रोस्टेट की पोजीशन को कंफर्म करते हैं हर रोज़ ट्रीटमेंट से पहले, बजाय एक्सरे लेने के, और उसमें गोल्ड सीड्स नहीं डलते। तो कुछ मरीज़ ऐसे हैं जो इस शहर को छोड़ना नहीं चाहते, तो उनको हम ये गोल्ड सीड वाला IGRT एडवाइस कर लेते हैं। और जो मरीज़ कहें कि हमें लाहौर कराची जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें हम जो कोन बीम CT वाला, जिसे हम वॉल्यूमेट्रिक आर्क रेडियोथेरेपी बोलते हैं, उसके लिए भेज देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अभी इलाज की बात की, तो कोई क्या इसमें डॉक्टर महमूद के केस में कोई और भी कॉम्प्लिकेशंस थी, मतलब इनको कोई और भी सेहत के मसाइल थे जिनकी वजह से कोई ऐसा इलाज के दौरान कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस वगैरह फेस करनी पड़ी? देखिए, एजिंग के साथ जो दूसरे कोमॉब्स हैं, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट के इश्यूज़ हैं, वो आपको साथ साथ मैनेज करने पड़ते हैं।
और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है महमूद साहब की रेफरेंस से कि इनको शुगर भी रही, ब्लड प्रेशर भी ऊपर नीचे जाता था और हार्ट का भी इशू था। तो जब आप मेल हार्मोन्स को बंद करते हैं तो वो उस तरह से आपको डेवस्टेट नहीं करता जैसे कीमोथेरेपी करती है। तो कीमोथेरेपी जिस तरह डेवस्टेट करती है, बाल उतरना, उल्टियाँ आना, लूज मोशंस हो जाना, निमोनिया हो जाना या एडमिशन होना, तो जो एंड्रोजन डेप्रिवेशन थेरेपी या हार्मोनल थेरेपी वो उस तरह से मरीज़ को डेवस्टेट नहीं करती। लेकिन इसके कुछ ऐसे नुकसानात हैं जिनसे मरीज़ को आगाही करना बहुत ज़रूरी है क्लिनिक में। तो मैंने डॉक्टर साहब को साफ साफ बताया कि ये बहुत क्यूरेटिव डिज़ीज़ है और इसका इलाज सहल है बनिस्बत और बहुत सारे कैंसर्स में जिनमें बहुत एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट होता है। उसमें ना सिर्फ आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब होती है, आपकी फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ जाती हैं, बार बार आना पड़ता है, न्यूट्रोपीनियाज और दीगर ऐसी साइड इफ़ेक्ट्स जिनकी बहुत मोहतात तरीके से सर्वेलेंस करनी पड़ती है, एडमिशन्स करने पड़ते हैं। तो उसके बजाय ये ट्रीटमेंट काफ़ी सहल है, ओपीडी बेस्ड है, इसमें उस तरह से डेवस्टेशन नहीं होती। तो जब आप किसी भी मर्द का मेल हार्मोन बंद करेंगे तो उसकी कुछ प्राइस है जो आपको देनी है, लेकिन वो एक लिमिटेड टाइम, जब तक ट्रीटमेंट चलेगा उस वक्त तक है। तो और सारी रिवर्सिबल है। लेकिन मैंने इन्हें साफ साफ बताया था कि इसमें मेरा रोल इनके साइड इफ़ेक्ट्स को कम करने में बहुत कम होगा, ज़्यादा रोल इनका अपना होगा। और जो आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं बेसिकली हमारी जो कोर रीज़न है वो यही है कि वो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इन्होंने ख़ुद की और एक मॉडल मरीज़ के तौर पे आज हमारे साथ हैं। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, मोटी मोटी चीज़ें, हड्डियों का भुरना, नाक और मुंह के पीछे खुश्की का होना, एकदम से पसीना आना या गुस्सा चढ़ना, ब्रेस्ट की एनलार्जमेंट, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, यानी अगर आपको शुगर है तो उसका कंट्रोल ख़राब होना, शुगर नहीं है तो हो जाना, ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल और दूसरे जो लिपिड्स हैं उनकी एबनॉर्मल एलिवेशन। तो ये दोनों चीज़ें जब लॉन्ग टर्म चलेंगी तो आपको कार्डियक इंसल्ट कर सकती हैं और हार्ट के इश्यूज कर सकती हैं। तो इनका हमारे पास ज़्यादा इलाज तो मौजूद नहीं है, लेकिन इनका इलाज जो है वो सारा आपकी डेली लाइफ, डाइट और आपके जो पर्सनल लाइफस्टाइल चेंजेस हैं उनमें मौजूद है। तो 10% डॉक्टर के हाथ में और 90% मरीज़ के हाथ में। और आई एम श्योर कि हम उनसे बिल्कुल पूछेंगे कि वो 90% क्या है जिसको आपने यूज़ किया और माशाल्लाह अभी आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजारे हैं। हम जानना चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स सुने कि वो कौन सी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, ख़ास तौर पर ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट के बाद जो आपने अपनाई और आज यहाँ पर माशाल्लाह सेहतमंद बैठे हुए हैं। हाँ, देखिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से पहले जानने पे पहले उससे मैं पहले जिक्र करूँ कि जैसे साइड इफ़ेक्ट्स का डॉक्टर साहब ने जिक्र किया ना, ये हॉट फ्लैशेस, और ये मुझे, मैं वैसे भी चूँकि बीइंग डॉक्टर मैं पढ़ता भी था और ये सारी चीज़ें मेरे सामने थी कि ये होनी है। और इसमें सबसे पहले तो क्या, जैसे कैंसर का वर्ड है हमारी एक आम सोसाइटी के लिए, आफ्टर इवन मैं डॉक्टर भी हूँ लेकिन एट द सेम टाइम एक फैमिली में रहता हूँ, मेरी फैमिली है, ले पर्सनस हैं, कम्युनिटी में है, तो उसको मेंटली मैंने कैसे एक्सेप्ट करना है, ये एक बहुत बड़ा इशू था। चाहे माइल्ड भी कैंसर हो, कोई भी बीमारी हो, तो उसमें से निकलने के लिए ज़हनी तौर पे एक्सेप्ट करना बीमारी को बहुत ज़रूरी है। पहला स्टेप ज़हनी, जब तक बंदा ज़हनी तौर पे एक्सेप्ट नहीं करता ना, उस वक्त से वो बीमारी फिर ऊपर सवार हो जाती है। रादर जैसे एक बॉडी, ह्यूमन बॉडी है और एक स्पिरिट है, अगर तो स्पिरिट ने, या रूह कह लें उसको, तो अगर तो स्पिरिट ने बॉडी के ऊपर रहना है तो फिर बॉडी को काबू करना पड़ेगा स्पिरिट को, नहीं तो अदरवाइज बॉडी हावी हो जाएगी। तो ये मेंटली सारे का सारा ट्रांसफॉर्मेशन जो करनी पड़ती है खुद अपने आप का, उसमें डॉक्टर साहब का भी काफ़ी रोल है। अगरचे उन्होंने 10% कहा, 10 से ज़्यादा ही आ जाता है काफ़ी हद तक। मेरे फैमिली का भी था रोल, मेरे कोलीग्स थे, मेरे पार्टनर अभी भी हैं, डॉक्टर सलमान यूनुस पीडियाट्रिशियन है, हम इकट्ठे काम करते हैं। उन्होंने मेरी काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिकल सपोर्ट की, उन्होंने मुझे बहुत चेंज किया। जो अपने ना इसमें इस रोल खुद पढ़ते थे अपने ना, और ख़ुद सारे के वही बोर्ड सर्टिफाइड अमेरिकन पीडियाट्रिशियन है, तो उन्होंने काफ़ी, और फिर उन्होंने जो मुझे इस पे डाला, मेरा सीडेंटरी लाइफस्टाइल था जैसे डॉक्टर्स का होता है, मेजॉरिटी डॉक्टर्स का रिस्क फैक्टर भी ज़्यादा था, और मुझे ऑलरेडी कार्डिक प्रॉब्लम चल रहा था, था मेरे काफ़ी सालों से, और ऊपर से मैं एडमिनिस्ट्रेशन में भी था,
PMC में पहले, तो और भी ज़्यादा सीडेंट्री, तो जो एक्टिविटी बहुत लिमिटेड थी। अच्छा, तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि अब आपके सामने आगे ज़िंदगी के देख लो, ये पहले खुद डिसाइड कर लो कि आगे कैसे ज़िंदगी गुजार, ये पुरानी ज़िंदगी लेके चलनी है या नई ज़िंदगी। राइट, तो चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। बिल्कुल, तो उन्होंने फिर मुझे एक्सरसाइज की तरफ इंट्रोड्यूस किया सारे का सारा। जिम मैंने कभी नहीं पहले किया था, जिम रेगुलरली ज्वाइन किया। फिर मैंने गोल्फ़ खेलनी शुरू की। मैं उस क्लब का पिछले 15 साल से मेंबर हूँ, जहाँ पे जाके मैंने, हालांकि मैं जाता था पहले भी, लेकिन गोल्फ़ वाले ज़्यादा थी, मुझे पता ही नहीं था। मैं बस ऐसे में कि ये कोई सेपरेट ही क्लब है कोई गोल्फ़ वाले। फिर मैं वहाँ पे अपने गोल्फ़ शुरू की। अच्छा, एडवेंचर बाइक इस एज में वो भी चूँकि यूज़ करते थे, एडवेंचर बाइक लिया मैंने, वो यूज़ करता था। हाँ जी। फिर मैं बाहर तो ट्रिप मेरे लगते रहते थे। फैमिली पिछले दिनों 2 साल पहले मेलबर्न गया, वहाँ पे वो टूरिज़्म करते हैं ऑफ रोडिंग, बड़ी डेंजरस, डॉक्टर साहब को तो शायद आइडिया होगा। तो मेरा छोटा भाई वहाँ पे है, तो वो कहता चलना है उधर, आपको लेके चलते, बड़ा डेंजरस ट्रैक है। मैं कहा चलें, जाने के लिए तैयार है। तो ये एक मेंटली अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। मेंटल जो चेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ, क्योंकि बाकी चीज़ें भी उसमें उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी मेंटल चेंज। तो मेंटली आप अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ता है कि ये मैंने ओवरकम करना है इसको, और ये मैं पीछे वाली चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, जिसकी अमूमन मैं, चूँकि वैसे ये टेक्निकल तो नहीं है, यहाँ पे बात करूँगा। जैसे देखें, एक कमरा है, उसमें एक एसेंशियल फर्नीचर होता है। आपने इसी रूम में कोई और फर्नीचर ला के रखना है, तो पहले यहाँ जगह बनानी पड़ेगी, एग्जैक्टली, तो यहाँ से कुछ निकालना पड़ेगा। तो इसी तरह ही अपने पूरे जो आपका 24 आवर्स का ये लाइफ साइकिल है, जो चल रहा है, पैटर्न चल रहा है, उसमें से कुछ चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, तो फिर ये न्यू लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चेंजेस बिल्कुल, आएंगी। तो फिर इधर कन्वर्ट करना, इसी तरह जहन में आइए, तो इस जहन से भी चीज़ें निकालनी पड़ती हैं, नेगेटिविटी इग्नोर करनी पड़ती है, पॉजिटिव की साइड पे देखना पड़ता है। और जो हर इंसान, अल्लाह ताला ने हर इंसान को उसकी, यानी उसको कुव्वत दी है कि जो कोई दूसरा इंसान भी कर सकता है, वो मैं भी कर सकता हूँ। उसमें मेरी कोशिश है, एफर्ट है। यानी ये इसमें एक, चलो रिलीजियस एक्सपेक्ट भी आपको मैं बताता हूँ कि जिसको जबर और कदर का सिलसिला कहते हैं, कि इंसान मजबूर कितना है और उसमें कुदरत कितनी है। कुदरत ये है कि हर दूसरा इंसान, अगर सिकंदर आज़म वो काम कर सकता है, तो मैं भी वही इंसान हूँ, किसी और चीज़ का तो बना हुआ नहीं था ना। यही मेरा गोश्त पोस्ट यही था ना। तो मैं भी वो कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कोशिश मुझे एफर्ट करनी पड़ेगी, वो मुझे करनी पड़ेगी। हाँ, मजबूर, उस पर रिजल्ट फिर आखिर पे अल्लाह ताला भी छोड़ देते हैं। इस तरह कुरान की आयत भी है कि लैसल इंसान इल्ला मा सा, इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो जितनी कोशिश करेगा। इसमें दुनिया के लिए भी है, आखिरत के लिए भी है, सेहत के लिए भी है। सेहत ये बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की नेमतों में से सबसे बड़ी ये नेमत है। तो इसके लिए जितनी ज़्यादा एफ़र्ट करेंगे, तो उतनी एफ़र्ट करनी पड़ती है। तो ये ज़हनी चेंज लाना जो है ना, ये वाकई यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ज़हनी चेंज लाने में सोसाइटी का, इर्द गिर्द डॉक्टर का, मेडिकल कम्युनिटीज़ का, कोलीग्स का रोल तो है, लेकिन ज़्यादा खुद अपने आप को ही करना पड़ता है, ओवरकम करना पड़ता है उस खौफ से, उस खौफ को निकलना पड़ता है। और खौफ के निकल के तो फिर आगे बढ़ के फिर देखा जाएगा जो होना है। तो यही इस वो तरह से अच्छा डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर बता साहब रहे वही थे, फिर देखे ना, यही मैंने आपसे कहा था कि ये वो एस्पेक्ट है जिस पे डॉक्टर्स की विकेट कमज़ोर होती है, क्योंकि हमें और भी मरीज़ देखने होते हैं। आप एडवाइस यकीनन करते होंगे अपने पेशेंट्स को Definitely. कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है, लेकिन बिल्कुल। अमल करके दिखाने वाले कुछ कम बहुत कम लोग पेशेंट्स होते हैं, होंगे, क्योंकि जिनमें डॉक्टर से साहब एक डॉक्टर साहब हैं। ये भी बताना भूल गए कि जब वो फर्स्ट टाइम आए थे तो काफ़ी वज़न था उनका। हाँ, तो वो अब जब मैंने इनको 5 साल के बाद देखा, अब तो नहीं, खैर 6 महीने पहले देखा, तो मैं खुद कभी डाइट पे जाता हूँ, पतला होता हूँ, कभी दोबारा खा के, ज़ाहिर है खा के ही मोटे होते हैं सेडेंटरी लाइफ से। तो लास्ट टाइम मैंने मेट हिम, तो मैंने कहा यार दिस इज़ टू इम्प्रेसिव। इनकी जो शुगर्स हैं वो 5.7%, इनका HbA1c है, Right. ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ये छोड़ चुके हैं। 5.3 तो है। ओबेसिटी के साथ जो दूसरे कैंसर्स लिंक्ड हैं, उनका रिस्क भी वो ये सब रिस्क कम जो कर है वो चुके भी हैं। reduce हो और जो एंड्रोजन डेप्रिवेशन थेरेपी की वजह से इनमें चेंजेस आए थे, वो भी इन्होंने सारे रिवर्ट कर लिए हैं। तो इज़ अ मॉडल पेशेंट फॉर अस, फॉर डिपार्टमेंट ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, यूरोलॉजी For और all the शिफा के patients, I लिए। think. तो मैंने इसलिए आपसे रिक्वेस्ट की कि इनको लेके आएँ और इनसे पूछें कि इन्होंने अपने लाइफस्टाइल में, अपनी साइकी में, अपनी एक्सरसाइज पैटर्न्स को कैसे किया। और ये डाइट के ऊपर बात नहीं कर रहे, मुझे नहीं पता क्या मैं भी चीज़ें करूँगा, वो अभी करेंगे। करूँगा। हम इनसे पूछेंगे बिल्कुल। जी। हम चाहते हैं कि आप बाकी जो मरीज़ हैं जो कि इस फेज़ से गुजर रहे हैं, उनके लिए भी आप कुछ इस तरह की सजेशंस बताएं, कुछ बताएं, उनको मशवरा दें कि वो क्या कर सकते हैं, पॉजिटिविटी कैसे ला हाँ जी। सकते हैं। देखिए, उसमें जैसे डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, और मुझे मेरे पार्टनर जो डॉक्टर थे, जो कुलीग, उन्होंने भी काफ़ी मुझे फिज़िकल एक्टिविटी की तरफ तो काफ़ी माइल कर दिया।
चूँकि मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था 3 साल से, तो उसमें वाकई वेट मैनेजमेंट उसमें डिफ़िकल्ट थी। हालांकि मैं एक्सरसाइज कर रहा था, जिम ड्यूरिंग द रेगुलरली, ट्रीटमेंट आपने हाँ अपनी जी, लाइफस्टाइल चेंजेस कर कर लिया था। वेट पे इतना असर नहीं पड़ा था, क्योंकि मैं वो एवरी 3 मंथ्स मुझे वो इंजेक्शन लगता था, और फिर मैं गोल्फ भी खेल रहा था, बाकी ये काम भी कर रहा था, सारी अपने ना मेंटली मैंने कर लिया था। वेट मैनेजमेंट मेरी इतनी स्ट्रिक्ट नहीं थी, और मेरा जो ग्लूकोज, पहले इनिशियली मुझे डायबिटीज़ नहीं थी, फिर प्री डायबिटीज़ हो गई, फिर साल पहले फिर मुझे डायबिटीज़ फ्रैंक, सितंबर में मुझे फ्रैंक डायबिटीज़, हीमोग्लोबिन A1C 6.5 हो गया। पहले जब प्री डायबिटीज़ तो मैं ऐसे इग्नोर करता रहा, जब 6.2 तक था, मैं कहा ठीक हो जाएगी। जब वो हो गया, मैं कहा अच्छा ये बीमारी रह गई थी, ये भी होनी थी। फिर मैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा डॉक्टर से इख्तलाफ करना चाहूँगा, डॉक्टर साहब से तो नहीं, मैं डायबिटीज़ के डॉक्टर यहाँ पे मेरे कोलीग्स हैं, मैं 40-45 साल से इस्लामाबाद पिंडी में हूँ। उनसे का डायबिटोलॉजिस्ट के पास गया, ऑन्कोलॉजिस्ट के पास गया, और उन्होंने मेरा एग्जामिन किया, बड़े अच्छे से चाय भी पिलाई मुझे, और मेरा ट्रीटमेंट भी लिख दिया। फिर मैंने वो स्टार्ट भी कर दिया, तो 1 हफ्ता 10 दिन सोच के, फिर मैंने खुद ही एक्सप्लोर करना शुरू किया। एक्सप्लोर करके तो फिर मैं काफ़ी सारे जो वो इंटरनेशनली अब चल रहा है डाइट की मैनेजमेंट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे, उस पर फिर मैंने अपने आप को लो कार्ब डाइट पे मैंने स्टार्ट किया। फिर जो रिफाइंड कार्ब्स ख़त्म किए, कार्ब्स हैं इंक्लूडेड हैं, और अब जो मेन प्रोटीन्स डाइट है, लो कार्ब डाइट जो ना उस पर, तो डाइट जो मॉडिफिकेशन जो है ना, जो लाइफस्टाइल में पहला जो है डाइट का लो कार्ब्स है, क्योंकि कार्ब्स ही बेसिकली सारे के सारे हमारी बॉडी के लिपिड्स को अफेक्ट कर रहे हैं। मुझे पहले अलग देखें, मुझे अब डॉक्टरी की हुई तो 50 साल से ऊपर हो चुके हैं, मुझे नहीं पता था कि जो मेरे लिपिड, हालांकि मुझे कार्डिक में पेशेंट पिछले 30 साल से हूँ। अच्छा। तो मुझे नहीं पता था कि ये जो हम जितने कार्ब्स खाते हैं, बेसिकली यही सारे के सारे लिपिड्स बन रहे हैं। हार्डली 30%, 25-30% जो है ना कार्ब्स, वो डाइट से बनते हैं, बाकी सॉरी जो अपने ना लिपिड खाने से बनते हैं, या डाइट की वजह से बनते हैं। लिवर सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट करके लिपिड बना रहा है, जो हार्ट के लिए प्रॉब्लम है। फिर मैंने एग्रेसिवली मैंने कहा इसको भी, जैसे कैंसर को ओवरकम किया ना, अब इसके डायबिटीज़ को तो इसको पहले ही कम करो। फिर मैंने आप अपने डायबिटीज वाले डॉक्टर को भी हैरान कर दिया, छोड़ दिया उनको, फिर मैंने खुद ही किया सारे। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि देखिए डॉक्टर्स और मरीज़ के बारे में जो शायद आपने, कि डॉक्टर्स मरीज़ के पास नॉलेज तो बहुत होता है, क्योंकि वो आजकल AI का दौर है, सारी इन्फॉर्मेशन लेके आता है, लेकिन डॉक्टर्स ने उसको एक इंडिविजुअलाइज करना होता है, केस टू केस। डॉक्टर हर फार्मूला जो है वो हर एक के लिए एप्लीकेबल नहीं एग्जैक्टली होता, इसके लिए अपने डॉक्टर से मशवरा जरूरी होता है। लेकिन एट द सेम टाइम खुद भी एफर्ट करनी बड़ी ज़रूरी है, प्रोएक्टिवली तौर पे ये करना पड़ता है, प्रोएक्टिवली तौर पे कि मैंने करना है, फिर जाके ये होता है। अदरवाइज डॉक्टर्स की विल पावर बहुत ज़्यादा। तो एक ये डाइट हो गया, जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में फिर मैंने जब काम की तो विद इन 3 मंथ्स मेरा लिपिड प्रोफाइल भी ठीक हो गया। मैं यूरिक एसिड में 30 ईयर्स से मेडिसिन ले रहा था, वो भी ठीक हो गया। हाइपरटेंशन की मेडिसिन पिछले 3 साल से मैं ले रहा था, 4 साल से, वो हाफ रह गई विद इन 3 मंथ्स। लिपिड वेट मेरा 3 महीने में तो 9 kg, और फर्दर 3 मंथ्स में 3-4 kg और कम हो गया। मुझे माइल्ड से और जॉइंट पेन्स थे, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो रहा था, वो भी ठीक हो गया। अब मैं उसके बावजूद भी गोल्फ खेलता हूँ, वॉक करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, रन अराउंड करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। तो ये वेट मैनेजमेंट भी होगी। जिसका मतलब जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में ये बेसिकली न्यूट्रिशन, आपकी जो प्रॉपर न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, और फिर रेस्टोरेटिव स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्लीप जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बगैर भी आपकी जो मेंटल कॉग्निटिव जो है ना आपकी एबिलिटी, वो नहीं बेहतर होती। एज के साथ ब्रेन फॉगिंग होनी शुरू हो जाती है, जो कि कार्ब्स के साथ भी ताल्लुक है। हाँ जी, तो वो अपने ना मेंटल स्लीप एडिक्वेट होनी चाहिए। और नेक्स्ट जो चीज़ है कि वो उसमें है कि सोशल कनेक्शंस आपके, वो जब आप गोल्फ खेलते हैं या वॉक करते हैं या बाकी और एक्टिविटी में जिम भी जाते हैं, काम करते हैं, तो उसमें आपके साथ सोशल कनेक्शन भी रखें। अवॉइडेंस ऑफ जो हार्मफुल, वो मैं वैसे पहले नहीं, मैं स्मोकर तो पहले भी नहीं था, अपने रिस्क फैक्टर्स को रिड्यूस करना। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने थायराइड की भी बात की थी, उसके बारे में भी बताइए कि वो आपने से कोई भी बताया थायराइड कैंसर जब डायग्नोस हुआ, वो किस स्टेज पर हुआ और उस वक्त उसको कैसे ट्रीट हुआ वो?
ऐसे हुआ जब ये सीए प्रोस्टेट को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो उसमें मेरा टोटल बॉडी स्कैन हुआ, तो उसमें थायराइड में नोडल्स नज़र आए, पिक किए उन्होंने, किस में है। मैं कहा अच्छा कि ये भी जैसे मैंने कहा डायबिटीज़ का, तो उसकी FNSC करवाई यहीं से, शिफा से, तो उसमें पेपिलरी कार्सिनोमा आ गया, तो वो दोनों साइडों पे था। तो डॉक्टर साहब ने वो सीए प्रोस्टेट की मेडिकेशन से स्टार्ट कर दी, उनका पहले इसकी सर्जरी करवा लें, तो उसके बाद फिर रेडिएशन करेंगे। तो फिर उसकी मैंने रेडिएशन सर्जरी करवाई, और वो 3 to 4 वीक्स में मैं हील हो गया। मेडिकेशन उसकी स्टार्ट कर दी, थायरोक्सिन मैंने स्टार्ट कर दी, और वो मैं रेगुलरली ले रहा हूँ, और टेस्ट डॉक्टर साहब देख रहे हैं, एवरी 3 मंथ फॉलोअप। तो इनका एक्चुअली बहुत क्विकली डायग्नोज हो गया था। और इसमें अर्ली डायग्नोसिस जो वो कितना इम्पोर्टेंट है ये हर बताइए। कैंसर में जी अर्ली डायग्नोसिस इज़ द की टू सक्सेस। आप जितनी अर्ली स्टेज में प्री इन्वेसिव कैंसर्स या अर्ली कैंसर्स को पिक करेंगे उतना आपका सर्वाइवल बहुत अच्छा रहेगा। तो मैंने इन्हें अपने एक रिलेटिव की एग्जांपल दी थी, उन्हें भी प्रोस्टेट और थायराइड सीए रहा, और वो मेरे ऐसे पेशेंट थे जो तकरीबन प्रोस्टेट थायराइड उन्हें 1996 में हुआ और थायराइड सीए उन्हें 2003 में हुआ। उन्हें उस ज़माने में हमने ट्रीट किया था फर्स्ट टाइम, शिफा और CMH ने मिल के शिफा के जो इक्विपमेंट था उस पर हमने उस ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ 2003 की और 4 की जो इक्विपमेंट उसके हिसाब से यहाँ पे उनको प्लान किया, CMH में एग्जीक्यूट किया। तो ही डाइड इन 2016 बिकॉज ऑफ पार्किंसनिज्म प्लस, नॉट बिकॉज ऑफ थायराइड कैंसर, नॉट बिकॉज ऑफ प्रोस्टैटिक सीए। तो दोनों कैंसर्स जो हैं ये हाई क्योर रेट्स वाले हैं, ना सिर्फ ट्रीटेबल हैं बल्कि बहुत ज़्यादा क्योरेबल हैं। आम कैंसर्स में हम अगर ज़िंदगी 5 साल पे लेते हैं तो इस कैंसर पे जो है हम 15 साल पे बात करते हैं कि आपका PSA फ्री सर्वाइवल 15 साल पे कितना है। तो अमूमन अगर प्रिसिजन रेडियोथेरेपी लगी हो जैसे इन्हें लगी है, ऑप्टिमल हार्मोनल थेरेपी मिली हो 6 महीना था 3 साल डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन, तो आपका 15 ईयर पे PSA फ्री सर्वाइवल तकरीबन 85% से ऊपर जाता है, जो कि एक बहुत हाई क्योर रेट पे कंसिडर होता है। तो जो हम एंड्रोजन डेप्रिवेशन थेरेपी या मेल हार्मोन्स को ख़त्म करने वाली दवाइयाँ देते हैं इंजेक्टेबल या ओरल, उनकी जो साइड इफ़ेक्ट्स हमने अभी गिनवाए हैं, उसके अलावा ट्रंकल ओबेसिटी है, मोटापा, तो आपका जो हिप और वेस्ट का रेशो ख़राब होता है जिसकी वजह से ही आपको हार्ट के इश्यूज़ हो सकते हैं। तो डॉक्टर साहब को जब ये मैंने बताया कि देखें जी हार्मोन थेरेपी भी हम करेंगे, काउंसलिंग भी कर देंगे, आपकी सर्वेलेंस भी कर देंगे, लेकिन एक्सरसाइज, डाइट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मैं नहीं कर सकूँगा। एम्फेसिस मैंने बहुत ज़्यादा पहले दिन दिया और इनकी बड़ी मेहरबानी है, ना सिर्फ इन्होंने सुना उस पर गौर किया और आज मुझे पता चल रहा है कि इन पर काफ़ी ज़्यादा इन्होंने मेहनत की है। तो ही इज़ अ मॉडल पेशेंट फॉर मी इन माई 36 ईयर्स कैरियर। और मेरे जो प्रोस्टेट कैंसर के मरीज़ या और ऐसे मरीज़ जिनके लवाकिन को प्रोस्टेट कैंसर है, उन्हें ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि कैसे अपनी ज़िंदगी को चेंज करके साइकोलॉजिकली, फ़िज़िकली, मेंटली स्ट्रॉन्ग होके आप ना सिर्फ कैंसर को बल्कि और रिस्क फैक्टर्स को भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं आपसे एक मैसेज लेना चाहूँगी उन लोगों के लिए जो अभी इस ट्रीटमेंट के टाइम से गुजर रहे हैं, और आप शायद बेहतर समझ सकते हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा होगा, उनको किस तरीके से इसको कोप करना चाहिए और किस तरह से अपने आप को तैयार करना चाहिए और अपना लाइफस्टाइल जो है वो बेहतर करना चाहिए। देखिए काफ़ी सारी चीज़ें तो जो टेक्निकली साइड पे जो है ना क्या या मेडिकली साइड पे डॉक्टर साहब ने जिक्र कर दी हैं, लेकिन एज ए ले पर्सन, एज ए आम आदमी के तौर पे जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, तो पहले तो ये कि जब बीमारी तो देखिए किसी को भी आ सकती है, इवन फिट पर्सन को भी आ सकती है, रिस्क के साथ भी आ सकती है और आती भी है। जाना तो है अल्टीमेटली हर एक ने जाना, किसी न किसी बहाने के साथ जाना है, लेकिन उसको अपने ऊपर सवार नहीं करें। खौफ जो है ना इंसान को बहुत ज़्यादा जो ख़त्म कर देता है। खौफ से निकलें, किसी भी चीज़ का खौफ, एक बीमारी का खौफ, बाकी भी आप सेहत के और बाकी सारी चीज़ें भी देख लेना। ये रिज़्क का भी खौफ जो हमने ऊपर सवार किया हुआ है ना, वही हमारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को जो उस पर नहीं जाने देता कि पता नहीं हम 24 घंटे लगे रहते हैं। तो ये वो भी एक खौफ को अपने ऊपर सवार न करें, यानी जब बीमारी आ जाए तो फिर ठीक है, कोई डजंट मैटर, उसको फाइट आउट करें। ऐसी कोई बीमारी ऐसी नहीं जिसकी आजकल ट्रीटमेंट ना हो। और दूसरे इसमें डॉक्टर साहब एक चीज़ ऐड कर दूं, स्टूडेंट्स हमारे भी हैं, हाँ जी, तो जब हमारे स्टूडेंट्स भी लो होते हैं या कोई एंग्जाइटी उनको आती है
तो हमेशा मैं उन्हें कहता हूँ कि ऑल द वॉर्स, जितनी दुनिया में जंगें हैं, दे आर वन इन द ब्रेन्स। आप अपने दिमाग से जंगें जीतते हैं, चाहे वो दो मुल्कों के दरमियान हो, हाँ जी, चाहे वो क्रिकेट का मैच हो या हॉकी का मैच हो या वो ज़िंदगी का मैच हो। अगर आप पहले दिन ही ये सोच लें कि मैं मारा गया तो बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए हमारी जो ख़वातीन हैं या पेरेंट्स हैं, उन्हें बच्चों की जो ग्रोथ स्पर्ट्स हैं उसके अलावा जो ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है कि यानी हार को एक मनफी चीज़ ना रखें। हार ज़िंदगी में कई दफ़ा इंसान हारता है, फिर तो रेजिलियंस जो है ना, वो पाकिस्तानी कौम तो माशाल्लाह वैसे रेजिलियंस में मशहूर है। तो आपको एडमेंट होना पड़ेगा कि मैंने इसको मात देनी है। तो अमूमी तौर पे मोस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स इन द वर्ल्ड दे विल बी विन बाय अ स्ट्रॉन्ग ब्रेन। और स्ट्रॉन्ग ब्रेन जो है वो टीचर्स भी बनाते हैं और आपके पेरेंट्स भी बनाते हैं। तो डॉक्टर साहब एक्चुअली ये मैं इससे बिल्कुल मोटिवेशनल, एग्री करता दूसरा हूँ कि दूसरा पॉइंट जो एक तो ये वाला हो गया ना, अपने जो खौफ को ओवरकम करना। दूसरा पॉइंट फॉर द पेशेंट्स या ले पर्सन, जब भी तशखीस हो जाए आप अपनी इंफॉर्मेशन ले लें, पढ़ लें, इंटरनेट से पढ़ लें, अपनी फैमिली में आजकल तो हर फैमिली में डॉक्टर्स भी हैं, सुन लें। लेकिन अल्टीमेटली जब आप किसी डॉक्टर्स के पास जाएँ तो फिर जब आप सारा पूरी अच्छी तरह इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं आजकल तो, जब आप जाते हैं डॉक्टर, फिर डॉक्टर की एडवाइस को प्लीज़ बाकायदगी से फॉलो करें, ये बहुत ज़रूरी है। और डॉक्टर भी फिर उस पेशेंट को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं। मैं एज ए पीडियाट्रिशियन हूँ, मुझे पता है मेरे कौन से पेशेंट्स जो हैं, फैमिलीज़ हैं, वो कितनी जो है ना वो अपने ना मेरी एडवाइस को कितने परसेंट फॉलो करती हैं, उनको कितना प्रॉब्लम होता है तो फ़ौरन मेरे पास आ जाते हैं। तो ये पेशेंट, डॉक्टर्स भी पेशेंट को समझना शुरू कर देते हैं। तो हम डॉक्टर की एडवाइस को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि बहुत दफ़ा होता है कि हम डॉक्टर शॉपिंग भी इधर से भी कर लिया, उधर से भी कर लिया। तो ये जो है ना, हाँ, तो ये जो एक डॉक्टर की एडवाइस को फिर अकॉर्डिंगली पूरी मैनेजमेंट प्लान, हालांकि ये जो मेरा जो ट्रीटमेंट का प्लान था, मैं पढ़ भी रहा था, मुझे पता था कि ये 3 इयर्स मैक्सिमम है जो है हार्मोन, लेकिन मेरे रिस्क फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा थे। ठीक है ना जी। मैं बहुत सारे पेशेंट से भी मेरी डिस्कशन हुई, मैं अपने ना अपने नेट पे भी पढ़ता था, लेकिन मुझे पता मेरे रिस्क फैक्टर ज़्यादा है और डॉक्टर साहब की एडवाइस पे फिर मुझे पता। और जो इनका सबसे एक स्पोर्ट के अलावा जो है ना, जो मैंने डॉक्टर फारूक साहब के जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखा है कि अपने जो है ना अपने स्पेशलिटी का जो नॉलेज है उसके बारे में अपडेटेड, ये बहुत कम करते हैं लोग, नहीं तो अदरवाइज बैठ जाते हैं और बस फिर ठीक है जितना नॉलेज जो भी आपके सवालात होते हैं हाँ उनका जवाब भी वो बेहतर तरीके से दे हाँ सकते हैं जब डॉक्टर जो हैं वो खुद इतने अपडेटेड होते हैं। तो वो डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो कर, उसमें डॉक्टर और पेशेंट का जो रिलेशनशिप है वो बहुत स्पेशल रिलेशनशिप। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज तशरीफ़ लाने के लिए। व्यूअर्स, आपने देखा कि ना सिर्फ दवाइयाँ बल्कि अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव एटीट्यूड और ये सारी चीज़ें भी इलाज के दौरान बहुत अहम होती हैं। और अपनी सेहत का ख्याल रखिए, ज़िंदगी बहुत कीमती चीज़ है। अपनी स्क्रीनिंग बाकायदगी से करवाते जाइए, अपने रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो देखते जाइए। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल हर कदम पर आपके साथ है, चाहे वो डायग्नोसिस हो या ट्रीटमेंट। ज़िंदगी बहुत कीमती चीज़ है, अपनी और दूसरों की, अपने आसपास वालों की ज़िंदगी और सेहत का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।